नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। अपना जो वीडियोस चल रहे हैं इस कड़ी में हम मेडिकल अटेंडेंस रूल डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं और अगर आपने इसका पूरा सब कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहले दो पार्ट समझना ज़रूरी है। सीधा इसी पार्ट से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद ही कुछ समझ में आए। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल अटेंडेंस रूल के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे हियरिंग एड्स के बारे में। इससे भी क्वेश्चन बन के आता है हमेशा, तो इसका कुछ रेट स्पेसिफाइड हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हियरिंग एड में तो रिवाइज सीलिंग करी गई। हियरिंग एड मतलब जिसको कोई बच्चे को कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पे मेडिकल अटेंडेंट रूल अप्लाई होते हैं उसके बच्चे को या उसके कोई और है परिवार में उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो मार्केट में बहुत सारी हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं और वो जो है परचेज कर सकते हैं और उसका रीइंबर्समेंट सरकार से लिया जा सकता है। अब इसमें क्या आता है कि जो रेट्स हैं वो अपने पास अलग अलग तरह की हियरिंग एड्स हैं। तो अगर बॉडी वन पॉकेट वन लेते हैं तो 3,000 का मैक्सिमम ये रिवाइज लेटेस्ट सीलिंग है। उसके बाद अगर एनालॉग बीटी लेते हैं तो 7,000 है। अगर डिजिटल बीटीआई लेते हैं तो 15,000 है और डिजिटल आईटीसी सीआईसी लेते हैं तो 2,000 पर यूनिट है। तो ये अब वारंटी पीरियड इसका जितनी देर होगा उसके बाद ये कब रिप्लेस की जा सकती है। इट मे बी रिप्लेस्ड फॉर चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स इन 3 ईयर्स फॉर अदर 5 ईयर्स। मतलब जो बच्चे हैं 12 साल से कम के, उनके लिए जो इनकी जो रिप्लेसमेंट आप कितने टाइम में कर सकते हैं वो 3 साल के अंदर कर सकते हैं और जो इससे ऊपर हैं वो जो हैं वो 5 साल तक उनको इसको चलाना पड़ेगा, उसके बाद इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ ध्यान रखने की एक और चीज़ है कि मेडिकल अटेंडेंट रूल में जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी डेफिनेशन में 12 साल से कम उम्र का जो होगा उसे यहाँ पे चाइल्ड माना जाता है और उससे ऊपर का जो होगा उसे अडल्ट मानते हैं। तो दो ही डेफिनेशन है चाइल्ड और अडल्ट की। तो अगर वो हियरिंग एड ले रहे हैं हम तो हियरिंग एड जो है वो 12 साल से कम का बच्चा अगर है तो उससे 3 साल में एक बार रिप्लेस किया जा सकता है और अगर अदर्स के लिए 5 साल में एक बार रिप्लेस किया जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन पहले भी बन गया है रिप्लेसमेंट का कितना टाइम होता है, तो ये ध्यान से थोड़ा देख लें। उसके बाद है मेडिकल एडवांस पे चलते हैं। मेडिकल एडवांस से 100% क्वेश्चन बन के आता है। दोस्तों मैं यहाँ पे जो हम आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं ये पूरा कंपाइल्ड डाटा है कि कहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल के अटेंडेंट रूल बहुत लंबे चौड़े हैं। हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन से क्या है। हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन कौन से रूल्स कैसे कैसे अप्लाई होंगे, कैसे उनसे रीइंबर्समेंट लिया जाए, कितनी मैक्सिमम सीलिंग है, कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा, कितना सरकार देगी, ये सारे का सारा हमें पढ़ना होता है इसमें। तो अब एडवांस जो है वो कितना लिया जा सकता है। तो अगर कोई भी आईपीडी मतलब आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए हो, हॉस्पिटलाइज हुए हो, तो आपका कोई सपोज कोई भी ट्रीटमेंट आपने करना है, कोई सपोज हार्ट का कोई ट्रीटमेंट है या कोई और किसी तरह का मेजर ट्रीटमेंट आपने लेना है, तो उसके लिए सरकार ने अप्रूव्ड पैकेज जो है CGHS रेट के बना के रखे हुए हैं। तो उसका 90% तक आपको एडवांस मिल जाता है जो भी अप्रूव्ड CGHS पैकेज होता है। अब ये दिया किसको जाएगा, ये डायरेक्ट हॉस्पिटल को दिया जाएगा जिस हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। अगर और आउट पेशेंट की बात करें, OPD की बात करें, तो 90% तक अमाउंट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको शर्त ये है कि एक्सपेंडिचर जो वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए आपका OPD को। सपोज़ कई बार क्या होता है कि बीमारी जो है उसे हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बंदे को,
और बीमारी का इलाज लंबा चल जाता है, अप्रॉक्सीमेट खर्चा भी 10,000 से ज़्यादा होने वाला है। तो उस केस में हम डॉक्टर जो हमारा जिससे हम इलाज ले रहे हैं वो एक लिख के दे देगा कि इसका हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत है नहीं, पर इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी जो है वो 10,000 से ज़्यादा जाएगा सारा मिला के। तो इसलिए अगर आप ये लिखवा के उसे ले आएंगे तो आपका डिपार्टमेंट जो है वो 90% तक अमाउंट आपको इसका भी दे देगी। एडवांस टू बी रिलीज विद इन 10 डेज। तो ये जो 10 डेज हैं ये 90% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इनको दिमाग में हमें बिठाना पड़ेगा। तो जो एडवांस है वो 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज़ करना पड़ेगा जब आपने एप्लीकेशन अपने ऑफिस में सबमिट करवा दें। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक टीबी वाले से बन के आया हुआ पहले भी कि फॉर टीबी वेयर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज मोर देन 3 मंथ्स। अगर टीबी के केस में अगर ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है और अमाउंट जो है वो तो उससे 80% तक जितना भी एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसका 80% मिल जाएगा, या फिर 36,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखना, टीबी वाला केस पहले भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है। एडवांस में भी रिकवर इन 4 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द सैलरी। अगर आपने एडवांस लिया है और उसमें से कुछ पैसा बच गया है, बाकी खर्चा हो गया है, तो सपोज आपने 1,00,000 रुपये एडवांस लिया था, उसमें 90,000 रुपये आपने खर्च कर दिया है, बाकी जो 10,000 रुपये आपको अपने डिपार्टमेंट को रिफंड करना है तो आपकी सैलरी से उसे 4 इंस्टॉलमेंट में 25,000 के 4 इंस्टॉलमेंट में काट दिया जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि सपोज जब सीधा ही हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया, अपने को कुछ एडवांस मिला ही नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट को, और जो पेमेंट है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को कर दिया गया है, तो हॉस्पिटल से जिस दिन आप रिलीज़ होंगे वहाँ से आपको छोड़ा हॉस्पिटल से उन्होंने कर दिया कि आप ठीक हो, आप कर जा सकते हैं, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको एडवांस सेटल करना पड़ेगा। और ये जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो भी हेड ऑफ ऑफिस होगा जो आपका, वो भी पत्राचार मतलब लेटर्स उस हॉस्पिटल को लिखता रहेगा बार बार कि जितना अमाउंट हमारा बचा है हमारे डिपार्टमेंट का इसके इलाज के अलावा वो हमें वापस कर दिया जाए। तो ये है मेडिकल एडवांसेस का कुछ रूल, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। फिर उसका टीए फॉर मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो हैं वो जब आप मेडिकल अटेंडेंस देने जाते हैं कहीं, तो उसके लिए अगर आप कोई पैसा कुछ खर्च किया है किराए विराए पे, तो वो भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ द फैमिली आर इंटाइटल्ड, दोनों ही इंटाइटल्ड हैं इसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ फैमिली दोनों इंटाइटल्ड हैं। अब जर्नी बाय रोड, रेल, एयर, सी, टी एंड टी ए, नो टी ए फॉर हॉल्ट। तो अगर आप कहीं बाहर जाना है, उस एरिया में आपका एएमए नहीं है, तो आपका इलाज नहीं हो पा रहा, दूसरी जगह आपको जाना है इलाज कराने के लिए, आपके एएमए ने रेफर किया है कि दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो जो भी आपको इंटाइटलमेंट है आपकी, उस केस में आपको पैसा जो है वो टी ए आपको मिल जाएगा। कन्वेंस व्हेन ट्रेवल्ड विद इन सिटी बियॉन्ड 8 किलोमीटर। तो अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा 8 किलोमीटर तक का ही सफ़र किया है आपने सिटी के अंदर, तो आपको इसका टीए नहीं मिलेगा। मान लो आपने ऑटो से सफ़र किया और सफ़र जो है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, तो आपको माइलेज अलाउंस मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको माइलेज अलाउंस मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा जितना उसने खर्च किया है। और अगर उसका फैमिली मेम्बर कहीं जा रहा है तो वो माइलेज अलाउंस जो है वो आधा मिलेगा, ये ध्यान रखना है। फैमिली मेम्बर को तो माइलेज अलाउंस कितना मिलेगा, अगर लोकल ट्रैवल किया है 8 किलोमीटर से ज़्यादा किया तो फैमिली मेम्बर्स को तो हाफ मिलेगा, और जब अगर खुद गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रैवल करके जाता है तो उसको फुल मिलेगा माइलेज अलाउंस। अटेंडेंट और एस्कॉर्ट, अगर ज़रूरी पड़ता है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट का उसका मेंबर जो है परिवार का बहुत ज़्यादा बीमार है, वो अकेले सफ़र नहीं कर सकता है कहीं, तो उसके साथ एक अटेंडेंट अगर एएमए लिख के देता है कि इसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो अकेला आ जाए, तो उसका अटेंडेंट और एस्कॉर्ट भी वो अपने साथ ले जा सकता है और उसका भी टीए उसको
मिलेगा, मतलब उसका डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, सिर्फ जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने का खर्चा उसका हुआ है वो मिलेगा। टीए इनकर्ड फॉर किडनी डोनर। किडनी डोनर से भी क्वेश्चन बहुत बार बन के आते हैं कि उसकी क्या इंटाइटलमेंट रहेगी किडनी डोनर के केस में। मान लो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी ने किडनी डोनेट करनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट बीमार है और किडनी डोनर उसने कोई ढूंढा है अपना, तो वो डोनेट करने आता है कहीं बाहर से उस जगह पे, तो उसका क्या रहेगा? अगर तो वो किडनी डोनर जो है वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, तो जो इंटाइटलमेंट उसकी खुद की है तो उसके हिसाब से उसको टीए क्लेम करेगा और उसको मिल जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो उस केस में जो इंटाइटलमेंट जो किडनी रिसीव कर रहा है, जो बीमार बंदा है, जो इंटाइटलमेंट उसकी है उसके हिसाब से उसको मिलेगा खर्चा जो भी उसका टीए का। एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस का मतलब है कि अगर टेस्ट वगैरह कराने के लिए या किसी और ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो नहीं जा रहा तो एम्बुलेंस हायर करनी पड़ गई, तो उस केस में क्या रहेगा? एम्बुलेंस के केस में क्या है कि मेडिकल अथॉरिटी जो है सबसे पहले तो सर्टिफाई करेगी कि ये बहुत ज़रूरी था कि पेशेंट को कन्विंस करके एम्बुलेंस के साथ एक बार ले जाना पड़ रहा है। अगर वो एम्बुलेंस में नहीं जाता तो उसकी लाइफ को खतरा हो सकता था। दूसरा, द एम्बुलेंस इज़ यूज टू कन्वे अ पेशेंट टू अ प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट और टू कन्वे अ पेशेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल फॉर पर्पज ऑफ सर्टन मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल कैसे यूज़, एम्बुलेंस कैसे यूज़ हो सकती है? एक तो सपोज उसके घर से उठा के और हॉस्पिटल में पहुंचाया, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, जिस हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया है वहाँ पे ये सुविधा नहीं है तो वो टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए दूसरी जगह उसे ले जाना पड़ रहा है, तो वो भी किया जा सकता है। एम्बुलेंस जो है वो किसी गवर्नमेंट से बिलोंग होनी चाहिए या किसी सोसाइटी एनजीओ से जो रजिस्टर्ड है उसकी एम्बुलेंस ही होनी चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंस की यूज़ नहीं की जा सकती। और इफ़ द एम्बुलेंस इज यूज विद इन द सेम सिटी, तो जो एम्बुलेंस है वो सेम सिटी के अंदर ही यूज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सिटी से दूसरी सिटी पे एम्बुलेंस से चले गए तो वो रिइम्बर्स नहीं होगा। तो ये कुछ थे मेडिकल अटेंडेंस और उसके ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए। अब है हमारे पास मेडिकल बिल्स। अब मेडिकल बिल जो है वो कैसे होने चाहिए, तो इसी के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे कि अगर अ, आपने अब अपना इलाज करवा लिया है, अब अपना टाइम है कि हम पैसा ले लें, अपना रीइम्बर्स करवा लें, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बिल जो होने चाहिए वो क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर एएमए की उस पर रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, वो साइन करेगा। और अगर मान लो बिल गुम हो गया है तो डुप्लीकेट बिल भी लगाया जा सकता है, फोटोकॉपी अगर अवेलेबल है वो भी लगाई जा सकती है। ठीक है। अगर मान लो दवाई जो है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी और दूसरी जगह से ख़रीदनी पड़ रही है, तो भी जो आपका प्रैक्टिशनर, मतलब जो डॉक्टर जिसने आपका वो किया है, वो एक असेंशियलिटी सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिख के देता है कि वो दवाई जो है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है और ये असेंशियल दवाई है और बाहर से परचेज़ की जा सकती है। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और जो क्लेम्स हैं वो शुड बी सबमिटेड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर पूरे क्लेम्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों यहाँ पे बात के, कई बार क्या हो जाता है कि एमरजेंसी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि अब जैसे मेडिकल अटेंडेंस रूल में तो ये होता है कि जो आप इलाज कराओगे वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से ही करवाओगे। तो कई बार क्या है कि एक बंदे का सपोज एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी कंडीशंस आ गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया और किसी ऐसे बंदे ने उसे एडमिट करवा दिया जिसको कुछ पता नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन जिसको बोलेंगे, उसने उस बंदे को उठाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया। तो
उस केस में क्या होता है कि ये इमरजेंसी कंडीशंस में ऐसी सुविधाएं ली जा सकती हैं और उसका बिल भी पूरा का पूरा सरकार ही देगी। तो ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशंस जो ऐसी वो हो जाती हैं कि अब आ, उस प्राइवेट हॉस्पिटल आसपास कोई और हॉस्पिटल नहीं था, उसी में ही उसे एडमिट करवाना पड़ा। इसलिए जो सारे क्लेम्स जो हैं वो मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सपोज उसके लिए सपोज उसने अब एडवांस लेना है, हॉस्पिटल के पास पैसा मांग रहा है पर बंदे के पास पैसा नहीं, डिपार्टमेंट से पैसा लेना चाहता है तो डिपार्टमेंट पैसा इशू भी कर सकता है। तो अगर वो शुद्ध में नहीं, मतलब जो पेशेंट है जो इमरजेंसी कंडीशन में है, अगर उसको कोई होश नहीं है तो उसका कोई भी घर का बंदा जो है आ, वो अप्लाई करेगा एक सिंपल एप्लीकेशन पे डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट जो है उस हॉस्पिटल को डायरेक्ट जो है पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन और भी आ जाती है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है कि वो रिटायरमेंट से जस्ट पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और रिटायरमेंट के जस्ट बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। मतलब रिटायरमेंट से पहले जब वो एम्प्लॉय था उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तब तो वो हॉस्पिटल पहुँचा, और रिटायरमेंट के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तो इस केस में बिल कौन देगा? तो इस केस में जो है बिल्स वो पुराना डिपार्टमेंट जहाँ से वो रिटायर हुआ है वही बिल देगा। इससे क्वेश्चन पहले बन के आया हुआ है, ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब है इसमें थोड़ा सा काफ़ी डिस्कस हम कर चुके हैं। इसमें एक जो डिस्कस करने वाला है वो है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है स्पेशल कंसेशन टू टीबी और कैंसर पेशेंट टेक द टेस्ट और टू कंसल्ट विद द टीबी और कैंसर स्पेशलिस्ट अगर वो जाता है। तो अब इस केस में क्या है कि रेलवे उनको कंसेशन देता है, टीबी और कैंसर पेशेंट को स्पेशल कंसेशन मिलता है। इससे कई बार क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, आगे बन सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि कितनी इसको कितनी मिलेगी, मतलब कंसेशन क्या होती है, रेलवे क्या देता है। तो कंसेशन जो है टीबी और कैंसर पेशेंट अगर वो अकेला सफ़र कर रहा है तो उसका जो टिकट है रेल का जो टिकट है उसका 1/4 उसे देना पड़ेगा। और अगर वो उसका कोई अटेंडेंट भी कर रहा है ट्रैवल साथ, तो अटेंडेंट का जो है खर्चा वो हाफ लगेगा जितना भी टिकट होगा। तो हाफ तो अटेंडेंट के लिए रेलवे से अगर वो सफ़र कर रहा है, और 1/4 जो है अगर वो अकेला सफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पॉइंट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको और डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठ के आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों जो हमारा एक ऑफिशियल जो है वो खुद का एक मोबाइल ऐप है, ऑफिसर 2P नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो सारे के सारे वहाँ पे टेस्ट की शेप में अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे अपने टेस्ट लगाइए और आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपने यहाँ पे पढ़ी है उसको आप सॉल्व करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।